बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो एसीएन का हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस है उसका सेकंड स्टेप है। नर्सिंग प्रोसेस हमारा वो नर्सिंग प्रोसेस था जिसको हमने स्टार्ट में पढ़ा कि हम पेशेंट का के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और पेशेंट की केयर प्रोवाइड करने के लिए हम नर्सिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स हमने पढ़े थे, जिसमें पहला स्टेप असेसिंग था या असेसमेंट था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस है जो हम सेकंड कंपोनेंट आज पढ़ेंगे। इसके बाद प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है और अवेलुएशन है। जो हमारा सेकंड स्टेप है नर्सिंग डायग्नोसिस का, उसमें हम जो जो चीजें आज पढ़ेंगे: डिफाइन नर्सिंग डायग्नोसिस इन रिलेशन टू द नर्सिंग प्रोसेस, स्टेट द मीनिंग ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, describe the component of a nursing diagnosis, differentiate between a nursing diagnosis and the medical diagnosis, identify the clinical skills needed to make nursing diagnosis and formulate nursing diagnosis according to नंदा लिस्ट। आज हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस से रिलेटेड लेक्चर है। जो नर्सिंग डायग्नोसिस है बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस एंड इट इज द सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है। और नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? हम किसी भी इंडिविजुअल की भी बना सकते हैं, किसी फैमिली या कम्युनिटी की भी बना सकते हैं। और बेसिकली इट इज द क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ प्रोसेसेस। बेसिकली नर्सिंग डायग्नोसिस जो हमारे पेशेंट को असेस करने के बाद हम उसकी क्लिनिकल जजमेंट के दौरान जो है वो बनाते हैं। और उसकी जो जो उसने डाटा दिया होता है हमें, जो हमारे पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा है, उसमें उन्हीं में से हम प्रॉब्लम्स, एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके डायग्नोज बनाते हैं। जैसे मेडिकल डायग्नोसिस बनाई जाती है उसी तरीके से नर्सिंग डायग्नोसिस होती है। लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग से रिलेटेड होती है और मेडिकल डायग्नोसिस मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड होती है। नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड द बेसिक सिलेक्शन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन टू अचीव आउटकम्स फॉर विच द नर्स इज अकाउंटेबल। और जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है उसी बेस पे हम नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं को इंटरवीन करते हैं। और ऐसे ही मेडिकल डायग्नोसिस वाले मेडिकल डायग्नोसिस बनाते हैं और मेडिकल इंटरवेंशन करते हैं। अब अगला हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसमें हमने पढ़ा था कि हमने ये देखना है कि हम नर्सिंग डायग्नोसिस होती क्या है, इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, इसको हम देखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस फूस्टर द नर्स इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस। नर्स जो पेशेंट हमें रिस्पॉन्सेज बताता है, हम उसकी बेस पे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। और हमारी इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंसी इसमें जो है वो एलेबोरेट होती है जब हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं कि इसके लिए हमें डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। हम उन सारी बातों की, उन सारी प्रॉब्लम्स की नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं जो एक पेशेंट फील कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, पेशेंट का कंफर्ट और उसकी रिलीफ से रिलेटेड हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। कंपेयर टू डिपेंडेंट इंटरवेंशन ड्राइवन बाय फिजिशियंस ऑर्डर, जैसे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हमने उसको क्या मेडिकेशन देनी है, इससे बिल्कुल डिफरेंट है नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, जब हम मेडिकेशन देते हैं तो मेडिकल डायग्नोसिस की बेस पे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए देते हैं, जबकि नर्सिंग डायग्नोसिस जो है पेशेंट का कंफर्ट लेवल जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हम उसको देते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग डायग्नोसिस आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन डाटा ऑब्टेन ड्यूरिंग द नर्सिंग असेसमेंट। हम मैंने पहले भी बताया कि नर्सिंग डायग्नोसिस कहाँ से डेवलप होती है। हमने जो डाटा कलेक्ट किया है नर्सिंग असेसमेंट में, हमने बहुत सारे इंटरव्यू किए, उसकी लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाई, हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया। हमने ये सारा कुछ करने के बाद नर्सिंग असेसमेंट का, नर्सिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप नर्सिंग असेसमेंट है, हमने उसको कंप्लीट किया। हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया 11 हेल्थ पैटर्न के लिहाज से। अब हमने उसमें से क्या बनानी है, नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है। जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो नर्सिंग असेसमेंट के डाटा में से ही लेके हम बनाते हैं। अब नर्सिंग डायग्नोसिस हमने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा कि एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स पे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई जाती है। प्रॉब्लम बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस प्रेजेंट अ प्रॉब्लम रिस्पॉन्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। हमारी जो प्रॉब्लम बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाते हैं, जब पेशेंट आता है तो उसकी उस टाइम की जो प्रायोरिटी प्रॉब्लम है
हम उसको एड्रेस करते हैं और उसी को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। नर्सिंग डायग्नोस्टिक प्रोसेस इज यूनिक अमंग अदर्स। ठीक है, ये बड़ा बड़ा यूनिक सा है क्योंकि इसमें क्रिटिकल नर्सिस की क्रिटिकल थिंकिंग यूज होती है। नर्सिंग डायग्नोसिस इंटीग्रेट पेशेंट इन्वॉल्वमेंट व्हेन पॉसिबल थ्रू आउट द प्रोसेस। ये सिर्फ मेडिकल डायग्नोसिस तो सिर्फ डॉक्टर बना लेता है, उसमें वो पेशेंट से सिर्फ उसकी हिस्ट्री लेता है और खुद से बना ली। लेकिन इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस में पेशेंट की पार्टिसिपेशन भी उतनी होती है जितनी नर्स की पार्टिसिपेशन होती है। इसीलिए पेशेंट की प्रॉब्लम्स को फोकस करते हुए हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। नंडा इंटरनेशनल इज अ बॉडी ऑफ प्रोफेशनल दैट डेवलप्स रिसर्च एंड रिफाइंस एन ऑफिशियल टेक्सोनॉमी ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। नंडा एक इंटरनेशनल बॉडी है प्रोफेशनल्स की, जो कि जिसने एक टेक्सोनमी बनाई है, क्लासिफिकेशन बनाई है नर्सिंग डायग्नोसिस की ऑफिशियली अकॉर्डिंग टू 11 हेल्थ पैटर्न के कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेशेंट के अंदर अराइज हो सकती हैं और उसको हम क्या नेम देंगे। नेम जो है जब भी हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं तो उसका जो डायग्नोस्टिक लेबल है या जो नेम है, हम जब डायग्नोसिस का जो फर्स्ट पार्ट है वो नंडा में से लेते हैं और वो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कि प्रोफेशनल के यूज करने के लिए उस टेक्सोनमी में दिए हुए हैं। ऑल नर्सेज मस्ट बी फेमिलियर विद द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू गेन मोस्ट एफिशिएंसी फ्रॉम देयर पोजीशन। बहुत सारी नर्सेज जो हैं वो नर्सिंग प्रोसेस से फेमिलियर होती हैं और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल नई चीज है क्योंकि ये एक नया प्रोसेस है जो कि पहले हमारे हॉस्पिटल्स में यूज नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये हमारे हॉस्पिटल्स में यूज हो रहा है। अच्छा, हमारी जो जब हम देखते हैं हमारी नर्सिंग जो डायग्नोसिस है वो डिफरेंट टाइप्स की हैं। अगर पेपर में आपको आ जाता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस या नर्सिंग डायग्नोसिस को ही एक्सप्लेन करना आ जाता है तो आपने पहले नर्सिंग डायग्नोसिस की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद उसकी टाइप्स लिखनी है। आपकी जो फर्स्ट टाइप है जो उसकी एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, जो उसकी करंट प्रॉब्लम है उस वक्त जो उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं वो हमारी एक्चुअल डायग्नोसिस कहलाती है। Actual diagnosis is the client problem that is present at the time of nursing assessment. It is based on the presence of एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, हमारी एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है, वो जो एट द टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट जो पेशेंट के उस टाइम में पेशेंट को प्रॉब्लम कर रही है और पेशेंट उसकी हिस्ट्री दे रहा है और इसके साइन सिम्टम्स भी आपके पास मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इन अफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न एंड एंजाइटी, ये एक नर्सिंग डायग्नोसिस है। सिंगल पार्ट अभी हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है, वरना वैसे तो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस हमारी 3 पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस होती है। तो हम आगे आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बनाने की बताती जाऊंगी तो आपको समझ आती जाएगी कैसे नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है। ठीक है, जो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस क्लाइंट की करंट प्रॉब्लम, जो आपको हिस्ट्री दे रहा है पेशेंट, उसकी जो मेन और करंट प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं मेरे पेन हो रही, जैसे अपेंडिक्स की पेन हो रही है, सर में दर्द है, कोई फीवर है, कोई एंजाइटी है, सांस ठीक नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ये एग्जांपल जो दी हुई एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस की, ये बेसिकली ऐसा पेशेंट है जिसको सांस ठीक नहीं आ रहा, इन अफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। ये स्पेशल वर्ड जो है वो नंडा की डायग्नोस्टिक जो लिस्ट है उसमें से लिया गया है। एंजाइटी भी उसके अंदर है, एक्यूट एंजाइटी, क्रॉनिक एंजाइटी। मैं आपको वो लिस्ट भी शेयर भी कर दूंगी और आपको वो लिस्ट दिखा भी देती हूँ। अगला आ जाता है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। यानी हम या एक्चुअल बना सकते हैं, एक्चुअल के साथ हम रिस्क भी बना सकते हैं। रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस इज द क्लिनिकल जजमेंट दैट अ प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट। रिस्क है लेकिन वो प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, but the presence of risk factors indicate that problem will develop unless nursing intervention। यानी अगर नर्स प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज नहीं करेगी या पेशेंट मैनेज नहीं करेगा तो वो जो रिस्क है वो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि रिस्क वाली प्रॉब्लम उसमें एग्जिस्ट कर जाए या वो स्टार्ट हो जाए। जैसे अगर कोई हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा, प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करेगा, तो क्या है, उसका वूंड है, सर्जरी हुई है, तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इन हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट जनरली भी रिस्क हो सकता है इन्फेक्शन का, किसी सर्जरी वाले पेशेंट को भी हो सकता है। तो ये हम उसकी हिस्ट्री से पता चलेगा कि उसको क्या इश्यू था।
फिर एक और टाइप है पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। पॉसिबल का मतलब है पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, यानी हो भी सकती है। पॉसिबल का मतलब होता है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन पॉसिबिलिटी मौजूद होती है। इसलिए हम इसका नेम है पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। It is a type of diagnosis in which evidence about a health problem is unclear or incomplete. It usually requires more data to accept or reject the diagnosis. For example, जैसे पॉसिबल सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू अननोन एटियोलॉजी, आपको पता ही नहीं मरीज अलग थलग रहना शुरू हो गया है, तो आप क्या बना देते हो, पॉसिबल सोशल आइसोलेशन। ये जो वर्ड है पॉसिबल सोशल आइसोलेशन, ये नंडा के डायग्नोस्टिक लेबल से लिया गया है। और पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस है जो हेल्थ प्रॉब्लम रियलिटी में अभी एक्चुअल में प्रेजेंट जो इसकी हिस्ट्री में मौजूद नहीं होती, लेकिन आपको पॉसिबिलिटी है। जैसे रिस्क हो सकता है ना, ऐसे ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसमें आपके पास डाटा प्रॉपर तरीके से अभी इनकम्प्लीट होता है। इसके लिए आपको डाटा प्रॉपर लेना होता है, तभी आप फिर उस पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसके बाद अगली जो डायग्नोसिस की टाइप है वो है सिंड्रोम डायग्नोसिस। सिंड्रोम डायग्नोसिस इज अ डायग्नोसिस विच इज एसोसिएटेड विद अ क्लस्टर ऑफ अदर डायग्नोसिस, ठीक है। क्लस्टर, सिंड्रोम होता ही बहुत सारी चीजों का इकट्ठा हो जाना। जैसे आपने सुना है ना, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम बोलते हैं नर्सिंग में, मेडिकल टर्म है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसमें नेफ्रॉन की बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए वो सिंड्रोम कहलाता है। ऐसे ही सिंड्रोम डायग्नोसिस है जिसमें कोई एक प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम मिलके ये एक प्रॉब्लम बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिसयूज सिंड्रोम मे बी एक्सपीरियंस्ड बाय बेड रिडन क्लाइंट्स, ठीक है। कि डिसयूज सिंड्रोम भी हो सकता है, जैसे कि बेड रिडन पेशेंट हैं वो प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रहा, मूव नहीं कर रहा, जैसे इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी है, रिस्क फॉर अल्टर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन है, मरीज लेटा रहे तो उसकी फिजिकल मोबिलिटी भी खराब हो गई, उसका सांस भी हम कहते हैं तुम्हारा खराब हो सकता है, कोई एम्बोलिज्म हो सकता है। रिस्क फॉर टिश्यू इम्पेयर टिश्यू इंटेग्रिटी, एक ही जगह लेटे रहेगा पेशेंट तो उसको उसकी जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होके बेड सोर बनने के चांसेस हो सकते हैं। रिस्क फॉर इंजरी हो सकता है, रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। यानी ये एक बेड रिडन, उसकी जो कंप्लेंट थी वो बेड रिडन पेशेंट था, और उसमें इतने से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे कि अगर किसी का फॉर एग्जांपल किसी का रेप हो जाता है तो उसको भी रेप सिंड्रोम बोलते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे वो मेंटली फिजिकली सोशली, तो उसमें भी बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स चूंकि इकट्ठी चल रही होती हैं, तो वो भी एक सिंड्रोम की एग्जाम्पल है। फिर वेलनेस डायग्नोसिस भी होती है। बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं किसी चीज से प्रिवेंट करने के लिए, तो वो अपनी वेलनेस डायग्नोसिस नर्स उस टाइम में बनाएगी, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई कहता है कि मुझे डाइट के बारे में बताएं, मुझे हैंड वॉशिंग के बारे में बताएं, या बाज लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम एजुकेट करते हैं, बाज लोगों को एंटीनेटल केयर के लिए, पांच लोगों को न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेट करते हैं कि बहुत सारी डिजीजेस से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये डायग्नोसिस क्या होगी, वेलनेस डायग्नोसिस होगी। डायग्नोसिस रिप्रेजेंटिंग हेल्थी रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइंट हु डिजायर टू अचीव अ हाई लेवल ऑफ वेलनेस। और हम मेन फोकस क्या होता है कि वो ऑप्टिमम हेल्थ की तरफ जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल फॉर एनहांस्ड न्यूट्रिशन, कुछ लोग न्यूट्रिशन को एनहांस करना चाह रहे हैं, तो ये वेलनेस डायग्नोसिस की एक एग्जाम्पल है। जब भी हम नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करते हैं तो उसके बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज है, आपसे वाइवे में भी पूछी जाती है, और आपसे आपके जब आपने नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है तो उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए। प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स, ये तीन चीजें होती हैं। पहला वर्ड जो हम यूज करते हैं वो हमारी प्रॉब्लम होती है, वो इंडिकेट करती है कि ये
उसकी मेन इशू, मेन प्रॉब्लम है। और ये वर्ड नंडा से हम लेते हैं, जो नंडा ने हमने हमें एक ऑफिशियल लिस्ट दी हुई है उसमें से हम लेते हैं। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और डायग्नोस्टिक लेबल डिस्क्राइब द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम एंड रिस्पॉन्स टू थेरेपी विच द नर्स हैज गिवन टू द क्लाइंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, डायग्नोस्टिक लेबल है, जो क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम और उसके रिस्पॉन्स, जो भी थेरेपी, जो भी हम उसको मेडिकेशन, जो भी उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके रेस्पॉन्स में ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है या जो भी है, वो हमारा, हम उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते हैं। Purpose of diagnostic label is to direct the formation of client goal and desired outcome. It may also suggest more specific nursing intervention. हमारे पास एक प्रॉब्लम, पहले सबसे पहले जो पेशेंट का इशू है, हमने उसको रिलीज करना है और वो हमारा मेन प्रॉब्लम कहलाती है। और वो प्रॉब्लम जो है उसको हम फर्स्ट वर्ड लिखते हैं और वो डायग्नोस्टिक लेबल कहलाती है। ठीक है, अब जो डायग्नोस्टिक लेबल है वो कैसा होना चाहिए, टू बी क्लिनिकली यूज। डायग्नोस्टिक लेबल शुड बी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, जैसे ये नॉलेज डेफिसिट है, अब मेडिकेशन से अगर वो मेडिकेशन नहीं ले रहा या उसको मेडिकेशन का तरीका नहीं पता, तो क्या है, जो डायग्नोस्टिक लेबल है जो नंडा की लिस्ट में मौजूद है वो हमारा क्या है, डायग्नोस्टिक डेफिसिट, यानी सॉरी, नॉलेज डेफिसिट, यानी उसको इसका नॉलेज, कम नॉलेज है। अगर रिलेटेड टू उसकी लिटरेसी हो सकती है या उसको किसी ने बताया नहीं है, वो हम बाद में, सेकंड पार्ट हम बाद में लिखेंगे। पहले हमने प्रॉब्लम, जिसको हम डायग्नोस्टिक लेबल देते हैं। क्वालिफायर्स आर द वर्ड दैट हैव बीन एडेड टू सम नंडा लेबल टू गिव एडिशनल मीनिंग। फिर इसके अलावा, यानी एक तो उसकी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, उससे पहले हम एक आध वर्ड यूज करते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि वो उसकी प्रॉब्लम जो है वो क्या है। ठीक है, ये नंडा के लेबल से ही हम लेते हैं। अब इनमें कौन कौन से वर्ड जो कॉमनली यूज होते हैं, वो जैसे अल्टर्ड, जब हमने बात करनी कि कोई चीज बेस लाइन में से चेंज हो रही है, तो अल्टर्ड, जैसे अल्टर्ड गैस एक्सचेंज है, ठीक है, या अल्टर्ड उसका एक्टिविटी लेवल है। तो या इम्पेयर हम यूज करते हैं जब वो वीक हो रहा है, डैमेज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, जो हमें सूटेबल लगता है उसके डाटा के मुताबिक हम वो वर्ड यूज करते हैं जब हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है। सबसे पहले हम ये वर्ड यूज करेंगे, या हम अल्टर्ड से स्टार्ट करेंगे, अल्टर्ड एंजाइटी, अल्टर्ड कोग्निशन, अल्टर्ड गैस एक्सचेंज, अल्टर्ड न्यूट्रिशन, अल्टर्ड, ऐसे ही इम्पेयर्ड से इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, यानी हम ये वर्ड यूज करके हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना स्टार्ट करते हैं। डिक्रीज का वर्ड, इनफेक्टिव का वर्ड, एक्यूट का वर्ड, क्रॉनिक का वर्ड, ये डिफरेंट वर्ड्स हम, जब भी हमने डायग्नोस्टिक लेबल, नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है तो डायग्नोस्टिक लेबल देना है। डायग्नोस्टिक लेबल से पहले हमने क्वालिफायर यूज करने हैं, ये इस तरह के वर्ड। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने का, वो है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी बेसिकली कहते हैं कॉज को, जो रीजन होती है जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही होती। इट इन्वॉल्व्स वन और मोर प्रोबेबल काजेज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, गिव्स डायरेक्शन टू नर्स थेरेपी एंड हेल्प्स द नर्स टू इनिशिएट इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर। ठीक है, पेशेंट बता रहा है मैं गिर गया था तो इसकी वजह से ये हुआ, और गिरा इसलिए कि मुझे चक्कर आ गया, यानी आपको पॉसिबल कॉजेज मिल जाती हैं जिसकी वजह से उसको वो बीमारी हुई है, और आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हम नर्सिंग थेरेपी प्रॉपर तरीके से दे सके। फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्रॉब्लम एक्टिविटी इनटॉलरेंस, यानी अगर किसी पेशेंट की एक्टिविटी इनटॉलरेंस है, यानी प्रॉब्लम उसकी एक्टिविटी इनटॉलरेंस है, जब हम इसको बनाएंगे तो हम ये जो हमने पीछे क्वालिफायर्स पढ़े हैं, अल्टर्ड, इम्पेयर, डिक्रीज, इनफेक्टिव, एक्यूट, क्रॉनिक, इनमें से जो सूटेबल वर्ड होगा वो हम इस प्रॉब्लम के साथ लगाएंगे, और फिर हम उसकी एटियोलॉजी साथ लगा देंगे। एटियोलॉजिकल कॉजेज विल बी, अब क्या हो सकती हैं, उसकी एक्टिविटी जो नहीं हो रही, इनटॉलरेंस है, तो किस वजह से हो सकती है, वो हिस्ट्री में उसने बताया होगा, उसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या कोई जनरलाइज्ड वीकनेस है, या इम्पेयर मोटर फंक्शन है, या लैक ऑफ मोटिवेशन है, या ओबेसिटी है। कोई भी रीजन, कोई भी कॉज हो सकती है, वो आपकी इटियोलॉजी कहलाती है। तीसरी चीज, तीसरा कंपोनेंट नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हुए हमारा है डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स।
करेक्टरिस्टिक्स ये वाली जो है, ये बेसिकली हमारे साइन सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट ने हमें असेसमेंट के दौरान कुछ उसने बताए हैं, जो पेशेंट ने बताए होते हैं वो हमारा सब्जेक्टिव डाटा या हमारे सिम्टम्स होते हैं, और जो हमने खुद ऑब्जर्व किए होते हैं या हमने खुद से डाटा लिया होता है वो हमारे ऑब्जेक्टिव डाटा या हमारे साइंस होते हैं। तो जो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स में हम साइन और सिम्टम्स का जिक्र करते हैं, जो कि उस प्रॉब्लम को, जो हमने हमारी शुरू में थी प्रॉब्लम जिस पे हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे हैं, उसको कंफर्म करते हैं। That indicates the presence of a particular diagnostic label for actual nursing diagnosis and for risk diagnosis. जैसे actual diagnosis है, defining characteristics are the client sign and symptoms, और रिस्क डायग्नोसिस में साइन सिम्टम्स मौजूद नहीं होते, लेकिन उसकी कुछ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं ये रिस्क हो सकता है। ठीक है, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हुए आप प्रॉब्लम बनाएंगी यानी डायग्नोस्टिक लेबल बनाएंगी, उससे पहले क्वालिफायर लगाएंगी, और फिर उसके बाद आप उसका इटियोलॉजी लिखेंगी, और फिर उसके जो साइन सिम्टम आपको नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा मिला है वो बना लेंगी। अब जब आपने रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है, इसमें आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी, इटियोलॉजी मिल जाएगी, लेकिन आपको बेसिकली कोई साइन सिम्टम एज सच डायरेक्टली नहीं मिलते, लेकिन आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं जिसकी बेस पे आप रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। अब मेजर डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द वैलिड डायग्नोसिस। हमें वैलिड डायग्नोज बनाने के लिए हमें मेजर डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स या मेजर कोई साइन सिम्टम होना चाहिए, और माइनर जो है मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ नर्स टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ एक्टिविटी intolerance, client would need to exhibit the defining characteristics of altered response to activity, ठीक है, which may be dyspnea और टेकिपनिया। यानी अल्टर्ड रेस्पॉन्स टू एक्टिविटी हो सकती है कि उसकी, जिसकी वजह से वो एक्टिविटी इनटॉलरेंस की तरफ जा रहा है, वो डिज्निया भी हो सकता है, टेकिपनिया भी हो सकता है, और भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिम्टम्स है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा, उसकी एक्टिविटी इनटॉलरेंस आ रही है। अच्छा, अब आपके लिए जो मेन चीजें याद करने वाली हैं, उनमें आपने जब भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है उसको मेडिकल डायग्नोस से बिल्कुल अलग रखना है। वो अलग तरीके से बनती है मेडिकल डायग्नोसिस, वो डॉक्टर बनाते हैं, और नर्सिंग डायग्नोसिस हम नर्सिस बनाती हैं, और इसी पे हमारा सारा नर्सिंग केयर प्लान फोकस होता है। अच्छा, पेपर में भी क्वेश्चन लिखने को आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द नर्सिंग डायग्नोसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस। तो आप इसको बहुत अच्छा करके इसको 5 नंबर का क्वेश्चन कम से कम जरूर आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे जब आप ये सारा याद कर लेंगे। कम से कम 5 पॉइंट जरूर अच्छे से याद कर लें। पहला है फार्मूलेशन। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो कौन फार्मूलेट करता है? हमारी रजिस्टर्ड नर्सिस फार्मूलेट करती हैं अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, और इसीलिए हम आप लोगों को टीच कर रहे हैं ताकि आप लोगों का नॉलेज इतना हो जाए कि आप लोग खुद से अपनी नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकें। और बेस कौन सी होती है? हमारी पेशेंट की नीड पे। जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो फार्मूलेटेड बाय फिजिशियन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा एंड डिस्क्राइब अ डिजीज ओनली। इसमें सिर्फ पेशेंट ने जो बातें, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा जो डॉक्टर ने उनकी असेसमेंट की है उसकी बेस पे वो डिजीज बना लेता है उसके साइन सिम्टम को देखते हुए। दूसरी चीज है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्राइब ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू डिजीज प्रोसेस। जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो बेसिकली ह्यूमन के रिस्पॉन्सेज को और डिजीज प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है, और कंसिस्ट ऑफ 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट स्टेटमेंट, यूजुअली इंक्लूडिंग प्रॉब्लम एंड इटियोलॉजी। 1 पार्ट होगी तो जस्ट हम प्रॉब्लम बनाते हैं, और 2 पार्ट होगी तो प्रॉब्लम और इटियोलॉजी बनेगी, और 3 पार्ट जो स्टेटमेंट होगी उसमें प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स, यानी एक कंप्लीट नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगी। ठीक है, और ये बेसिकली किस पे डिपेंड करती है? ह्यूमन रिस्पॉन्सेज पे। जो भी डिजीज की वजह से वो उस इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स होता है। एक ही डिजीज 2 बंदों को है, दोनों के अलग अलग रिस्पॉन्सेज होंगे तो अलग अलग नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगी, लेकिन मेडिकल डायग्नोसिस
जो है वो डिजीज की पैथोलॉजी होती है। डू नॉट कंसिडर ह्यूमन रिस्पॉन्सेज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ नो मोर देन 3 वर्ड। यानी जैसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटस है, पेंडिसाइटिस है, कोलिसिस्टाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, किसी को भी वो सेम साइन सिम्टम हो तो उसकी वो सेम ही डायग्नोसिस बनाएंगे, मेडिकल डायग्नोसिस। लेकिन सेम डिजीज हो लेकिन ह्यूमन रिस्पॉन्स डिफरेंट हो तो हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस डिफरेंट बनेगी। ओरिएंटेशन ऑफ डायग्नोसिस, ओरिएंटेड टू इंडिविजुअल है, यानी ये ह्यूमन से रिलेटेड होती है, पेशेंट से रिलेटेड होती है, पेशेंट के रिस्पॉन्सेज से रिलेट करती है। जबकि जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो ओरिएंटेड टू पैथोलॉजी है, वो उसके अंदर जो डिजीज प्रोसेस चल रहा होता है ये सिर्फ उसी से रिलेट करती है और उसी को इंडिकेट करती है। अब जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो उसके जो ट्रीटमेंट ऑर्डर्स हैं, मोस्ट इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट एंड ट्रीट, नर्सिंग इंटरवेंशंस होती हैं और नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्टली पेशेंट को डिजीज से भी प्रिवेंट करती हैं और डिजीज डिजीज को क्योर करने में भी हेल्प करती हैं। बेसिकली डिजीज को नहीं, नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो हमारे ह्यूमन रिस्पॉन्सेज, जो प्रॉब्लम्स जो इश्यूज होते हैं वो उनको रिजॉल्व करती है। जबकि जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो कोई मेडिकल फिजिशियन बनाता है, उसके जो फिजिशियन के ऑर्डर्स हैं, प्राइमरी इंटरवेंशन टू प्रिवेंट एंड ट्रीट, उसमें कोई ड्रग कोई मेडिकेशन यूज होती है। लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस में नर्सिंग फोकस होता है, ट्रीट और प्रिवेंट, जबकि मेडिकल डायग्नोसिस में इम्प्लीमेंट मेडिकल ऑर्डर्स फॉर ट्रीटमेंट एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ पेशेंट। इम्प्लीमेंट करते हैं जो मेडिकल ऑर्डर्स होते हैं, जो ड्रग देनी होती है, मेडिकेशन देनी होती है, तो वो मेडिकल डायग्नोसिस के अंडर आता है। नर्सिंग इंटरवेंशन, जब नर्सिंग केयर कर रहे हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे हैं, तो इंडिपेंडेंटली नर्स दे सकती है, और जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो डिपेंडेंट होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसकी ड्यूरेशन कैन चेंज फ्रीक्वेंटली। यानी अगर पेशेंट को बुखार था, ठीक हो गया, अब उसको पेन है, पेन वेरी कर रही है, या उसकी एंजाइटी है, या जो भी इशू है, उसका गैस एक्सचेंज जो है वो इम्पेयर था, अब इम्प्रूव हो गया, तो जैसे जैसे उसकी प्रॉब्लम चेंज होती जाएगी वो हम चेंज करते जाएंगे। लेकिन मेडिकल डायग्नोसिस रिमेन द सेम व्हाइल द डिजीज इज प्रेजेंट, वो सेम रहेगी। टॉन्सिलाइटिस है तो टॉन्सिलाइटिस ही रहेगा। लेकिन हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो पहले पेन थी, फिर अगली दफा फीवर हो गई, फिर अगली दफा एंजाइटी हो गई, वो चेंज होती रहती है पेशेंट के रेस्पॉन्सेज के लिहाज से। क्लासिफिकेशन सिस्टम इज डेवलप्ड बीइंग यूज्ड बट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। क्लासिफिकेशन अभी नर्सिंग डायग्नोसिस का डेवलप भी हो गया हुआ है, यूज भी हो रहा है, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। और अब क्योंकि हर जगह डिग्री प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग अपनी नर्सिंग केयर देते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं और नर्सिंग केयर प्लान देते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस वेल डेवलप्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है और एक्सेप्टेड है यूनिवर्सली। इसकी एग्जांपल अगर नर्सिंग डायग्नोसिस की हम देखें तो जैसे एक्टिविटी इनटॉलरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो उसकी वजह से भी एक्टिविटी इनटॉलरेंस हो सकती है, जबकि ऐसे में हमारी मेडिकल डायग्नोसिस जो बनेगी वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन बनेगी। मेरा ख्याल यहाँ तक आपको बहुत अच्छा करके समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हमने जब भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है हमने उसमें डिफरेंट स्किल्स को यूज करना है। ठीक है। डायग्नोस्टिक प्रोसेस यूजेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस, बहुत सारी एनालिसिस और सिंथेसिस की हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज द कॉग्निटिव प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ पर्सन रिव्यूज डेटा एंड कंसिडर एक्सप्लेनेशन बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन। जब भी हमने डायग्नोस्टिक कोई लेबल देना है किसी को तो हमने क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करना है, अपने कॉग्निटिव प्रोसेस को यूज करना है, जो हमारा क्रिटिकली हम सोचेंगे कि क्या हम ये जो लेबल दे रहे हैं, ये जो हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे हैं, क्या ये ठीक है। फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। इट इज द सेपरेशन ऑफ थिंक और थॉट्स इनटू पार्ट्स। हम हर एक एक उसके साइंस सिम्टम को, उसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा को अलग अलग करके देखेंगे और सिंथेसाइज करेंगे। इट इज जस्ट ऑपोजिट टू एनालिसिस, सिंथेसिस में हम उन चीजों को जोड़ के देखेंगे। एन expert nurse may enter the client's room and observe significant data
to form diagnostic statement, while a novice nurse needs guideline to understand and formulate diagnostic statement. ठीक है, कोई भी एक्सपर्ट नर्स होगी, जैसे आप लोग हैं, रजिस्टर्ड नर्स होगी, तो वो क्लाइंट के रूम में जब एंटर होती है तो बहुत सारी चीजें वो खुद से ऑब्जर्व कर लेती है और डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बनाने के लिए जो उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन कोई नोवाइस नर्स है, जो न्यू नर्स है, स्टूडेंट नर्स है, तो उसको बहुत सारी गाइडलाइन चाहिए होती है कि कैसे उसने डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बनानी है। अच्छा जी, अब जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस है उसके अंदर डिफरेंट चीजें यूज होती हैं। सबसे पहले हमने अभी कहा कि वो क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करती है, डाटा को एनालाइज करती है। जब उसने डाटा को एनालाइज करना है तो उसमें कंपेयर डाटा अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट क्यूज, वो देखेगी कि स्टैंडर्ड्स क्या कह रहे हैं और क्या ये जो डाटा मेरे पास आया है क्या ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। क्लस्टर के, या उनको उसने क्लस्टर बना लेना है, या आइडेंटिफाई गैप्स एंड इनकंसिस्टेंसीज, ये डाटा को प्रॉपर तरीके से उसने एनालाइज करना है। अगर कोई डाटा मिसिंग है, आप पेशेंट से कुछ और पूछना चाहते हो, तो फिर हम अगेन से पेशेंट से वो डाटा लेंगे। आइडेंटिफाई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, रिस्क, स्ट्रेंथ, ये भी हम देखेंगे, और फार्मूलेट नर्सिंग स्टेटमेंट, तीनों काम हम करेंगे। अब इसमें जब हमने डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बनानी है तो ये मैंने अभी आपको बताया, हम 3 पार्ट स्टेटमेंट भी बनाते हैं, 2 पार्ट भी और 1 पार्ट भी। तो जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो 3 पार्ट स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं, जो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए बनाते हैं। अब सबसे पहला जो काम हम करते हैं, हम डाटा को एनालाइज करते हैं। अभी हमने बात की कि हम डाटा को एनालाइज करेंगे, कैसे करेंगे, कंपेयर करेंगे डाटा को विद द स्टैंडर्ड। जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, हर चीज के स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, के नॉर्मल इतना होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर नॉर्मल इतना होना चाहिए, रेस्पिरेशन जो है वो 12 से 18 होनी चाहिए, पल्स 70 to 80 होनी चाहिए, एज के लिहाज से वेरी करती है। ये हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड है। इसके मुताबिक हमारी रेस्पिरेशन, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है 110/70 से 120/80 तक होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो वो नॉर्मल है, कम होता है तो हाइपो है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जिनके साथ हमने जो हमने डाटा लिया है उसको कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड और अ नॉर्म इज जनरली एक्सेप्टेड मेजर, रूल, मॉडल और पैटर्न। द नर्सेज यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड, जैसे कोई ग्रोथ पैटर्न है, नॉर्मल वाइटल साइंस है, लैब की नॉर्मल वैल्यूज है। हम जब भी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो हम नॉर्मल के साथ उसको कंपेयर करते हैं। हम उनको नॉर्मल के साथ देखते हैं कि कितनी वेरिएशन है। Q is any piece of information that influences decision. Q is considered significant if it does not any of the following. Q point out change in the client's health status. जैसे कि client state that I have recently experienced shortness of breath. जैसे आपको क्यों मिल गया कि इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, क्योंकि उसने कहा मेरा मुझे पहले ऐसे हो चुका है। ठीक है, तो ये क्यू पॉइंट है जो आप आपके माइंड में होना चाहिए कि इसकी प्रीवियस हिस्ट्री ये कह रही है, तो नेक्स्ट भी ये हो सकता है। द क्यू वेरीज फ्रॉम नॉर्म्स of the client's population, that the client's pattern may fit within the cultural norm but may vary from norm of general society. कई दफा पेशेंट की जेनेटिक, उसकी नॉर्म्स, वैल्यूज, उसकी जो है वो चेंज होती हैं आम पॉपुलेशन से। तो हमने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि इस कल्चर में ये फलां चीज या फलां जो है वो डिजीज जो है या फलां रिस्पॉन्सेज जो है वो ज्यादा आपको मिले हैं। क्यू इंडिकेट्स डेवलपमेंट डिले, यानी अगर उसकी हिस्ट्री है कि मेरे चाचे को भी ये प्रॉब्लम थी, मेरे मामू को भी ये प्रॉब्लम थी, या हमारी 2 पीढ़ियां छोड़ के पहले, तो ये आपको क्यू है जो बताता है कि ये इसके अंदर इश्यूज आ सकते हैं। फिर हम क्लस्टर भी कर सकते हैं, टू डिटरमिन द रिलेटेडनेस ऑफ फैक्ट्स एंड टू डिटरमिनिंग वेदर एनी पैटर्न इज प्रेजेंट अमंग क्यूज। द नर्स में क्लस्टर डाटा इंडक्टिवली बाय कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट असेसमेंट एरियाज एंड डिडक्टिवली फॉर्मिंग कैटेगरीज। ठीक है, हम क्लस्टर भी बना देते हैं। जैसे जॉर्डन हेल्थ पैटर्न के हमने देखा कि हर एक चीज को, हर एक पैटर्न को उन्होंने, जैसे न्यूट्रिशन है तो उसमें सिर्फ न्यूट्रिशन है, एलिमिनेशन है तो एलिमिनेशन है, क्लस्टर कर दी बहुत सारी बातें एक पैटर्न में, और उस पैटर्न के जरिए हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डाटा जो है वो मिल जाता है। डाटा क्लस्टरिंग आल्सो इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्फ्रेंसेस। हमें रिजल्ट बनाने में, हमें अपने रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमें डाटा को क्लस्टर समटाइम्स करना पड़ता है। और इन्फ्रेंस जो होता है वो नर्स की जजमेंट या इंटरप्रिटेशन ऑफ क्यूज होती है।
या हम आइडेंटिफाई करते हैं एनालाइज डाटा में ही गैप्स और इनकंसिस्टेंसीज को। स्किलफुल असेसमेंट मिनिमाइज गैप एंड इनकंसिस्टेंसीज इन एनालिसिस ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल, इफ अ क्लाइंट रिपोर्ट्स नॉट हैविंग सीन अ डॉक्टर इन 15 ईयर येट ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ही स्टेट्स माय डॉक्टर टेक्स माय बीपी एवरी वीक। आपको खुद से पता चल जाता है कि वैसे वो कह रहा है कि मैंने कभी डॉक्टर के पास गया ही नहीं, और साथ ही वो ऐसा ऐसी बात कह रहा है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में वो कहता है कि मेरे डॉक्टर ने मेरा बीपी जो है वो हर हफ्ते लिया है। तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वो गैप ये है कि पेशेंट आपके साथ जो है वो गलत इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज, जब हमने नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग डायग्नोसिस को यूज करना है तो उसमें आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, रिस्क और स्ट्रेंथ हमने कहा। डिटरमिन, हमने जब प्रॉब्लम डिटरमिन करनी है तो उसमें हमने रिस्क और स्ट्रेंथ को भी साथ लेके चलना है। नर्स एंड क्लाइंट टुगेदर डू दिस एंड मेक टेंटेटिव डायग्नोसिस द क्लाइंट्स एक्चुअल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उसकी, जो उसकी एक्चुअल उसकी इंडिकेशंस हैं, एक्चुअल उसकी जो उसके रिस्पॉन्सेज हैं, वो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम होती है क्लाइंट की, उसकी पोटेंशियल प्रॉब्लम, पॉसिबल प्रॉब्लम, हम इन सारों को उसके डाटा में से ही निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और इट इज आल्सो डिटरमिन्ड दैट वेदर द क्लाइंट्स प्रॉब्लम इन नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस, और फिर हम उनमें से देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट की ये प्रॉब्लम जो है ये हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है या मेडिकल डायग्नोसिस बनानी है। फिर हम स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं। नर्स एंड क्लाइंट आल्सो एस्टेब्लिश द क्लाइंट स्ट्रेंथ, रिसोर्सेज एंड एबिलिटीज टू कोप। क्लाइंट स्ट्रेंथ माइट बी his weight that is normal, might be his ability to cope better, might be his the state of non smoking। ये उसकी स्ट्रेंथ हो सकती हैं जो वो बताता है जब वो अपना डाटा दे रहा हो। अच्छा, जब हमने नर्सिंग की डायग्नोसिस अब बनानी है, अब हमने अभी पढ़ा, अभी हमने डाटा को एनालाइज कर लिया, उसके गैप्स देख लिए, जितनी भी कंसिस्टेंसीज थी क्लस्टर में से हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसके डायग्नोसिस स्टेटमेंट बनानी है। डायग्नोस्टिक जो स्टेटमेंट बनानी है वो अगर 3 पार्ट स्टेटमेंट में हमने कहा बनाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और साइन सिम्टम या डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स, तीनों चीजें उसके अंदर होंगी। इसको हम PES फॉर्मेट भी बोलते हैं। P फॉर प्रॉब्लम, जो डायग्नोस्टिक लेबल होता है। E फॉर इटियोलॉजी, जो कॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। S फॉर साइन एंड सिम्टम्स, जो कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दिस फॉर्मेट कैन नॉट बी यूज फॉर रिस्क डायग्नोसिस। रिस्क डायग्नोसिस में हम ये नहीं बना सकते, क्योंकि रिस्क में हमारे पास साइन सिम्टम्स मौजूद नहीं है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद जब भी हमने 3 पार्ट स्टेटमेंट बनानी है, ये इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली स्लाइड है कि क्योंकि आप लोगों ने आगे नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है। जो पहली वर्ड हम यूज करेंगे वो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम के बाद हम वर्ड यूज करेंगे इटियोलॉजी लिखने से पहले, रिलेटेड टू, फिर हम इटियोलॉजी लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे एज मैनिफेस्टेड बाय या एज एविडेंस बाय। 2 वर्ड यूज करते हैं, एज मैनिफेस्टेड बाय या एज एविडेंस बाय। और फिर हम, हमारे पास जो डेटा से साइन सिम्टम आए हैं जो हमारी प्रॉब्लम को कंफर्म कर रहे हैं, वो हमने लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आगे देख लें, जैसे सेल्फ स्टीम डिस्टरबेंस, ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है, सेल्फ स्टीम डिस्टरबेंस हमारी प्रॉब्लम है। इसके बाद RT लिखा हुआ है, ये है, इसका मतलब है रिलेटेड टू। रिलेटेड टू, अब हमने इटियोलॉजी लिखनी है। इटियोलॉजी क्या है? सेल्फ स्टीम डिस्टरबेंस रिलेटेड टू रिजेक्शन बाय हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आगे, एज मैनिफेस्टेड बाय या एज एविडेंस बाय। अब एविडेंस क्या है? उसके जो सेल्फ स्टीम डिस्टरबेंस आ रही है उसका एविडेंस क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म हो रहा है, और स्टेट क्या कर रहा है, बोल क्या रहा है, आई डोंट नो इफ आई कैन मैनेज बाय माई सेल्फ एंड रिजेक्ट पॉजिटिव फीडबैक। ये उसके सिम्टम्स हैं जो पेशेंट वर्बलाइज कर रहा है, ये उसका मैनिफेस्टेड है, उसका एविडेंस है, उसकी प्रॉब्लम जो सेल्फ स्टीम डिस्टरबेंस है। ठीक है, मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, 3 पार्ट जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसका फायदा ये है, एक तो ये मोर डिस्क्रिप्टिव होती है और इंटरवेंशन को प्लान करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन और इसके साइंस सिम्टम जो हैं वो बड़े इजीली हमें मिल जाते हैं। 3 पार्ट में जाहिर है एज मैनिफेस्टेड बाय के
वहां पर हमने उसके साइन सिम्टम लाजमी लिखने होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? प्रोलॉन्ग है, लंबी है, डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बनानी इनकन्वीनियंट है, इजी नहीं है, और इसके लिए हमें प्रॉपर डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, अब टू पार्ट नर्सिंग स्टेटमेंट जो है ये इसको पीई बोलेंगे, जैसे थ्री पार्ट नर्सिंग स्टेटमेंट को हम पीईएस बोलते हैं, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और साइंस सिम्टम। इसी तरीके से जो टू पार्ट स्टेटमेंट है उसको पीई फॉर्मेट बोलते हैं, और ये पी फॉर प्रॉब्लम, ई फॉर इटियोलॉजी। प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोस्टिक लेबल है, जैसे प्रॉब्लम का हम डायग्नोस्टिक लेबल जो है वो नंडा की लिस्ट में से लेंगे, और इटियोलॉजी जो है वो उसके पॉजिटिव फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही है। टू पार्ट्स आर जॉइंड बाय द वर्ड रिलेटेड टू, अभी हमने पीछे पढ़ा, रादर देन ड्यू टू। हम ड्यू टू नहीं लिखते, ये स्पेसिफिक वर्ड है डायग्नोसिस बनाने के लिए। पहला पार्ट बनाएंगे, फिर रिलेटेड टू लिखेंगे, फिर दूसरा पार्ट बनाएंगे जो कि उसकी इटियोलॉजी है, और ये हमने बनानी ही टू पार्ट है। लेकिन अगर थ्री पार्ट बनानी हो तो फिर आगे हम इटियोलॉजी के बाद अगेन एज मैनिफेस्टेड बाय या एज एविडेंस बाय लिख के थर्ड पार्ट के साइन सिम्टम लिखेंगे। हम टू पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद रिलेटेड टू, और फिर उसके बाद उसकी सिर्फ एटियोलॉजी लिखेंगे। जैसे कि कोलोनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कोलन की कॉन्स्टिपेशन, ये वर्ड हमने कहाँ से लिया? हमने नंडा की लिस्ट से लिया। आगे रिलेटेड टू लिखा, और आगे उसकी इटियोलॉजी लिख दी, जो हमें उसकी हिस्ट्री से पता चली कि प्रोलॉन्ग लेग्जेटिव यूज है, उसने लेग्जेटिव बहुत ज्यादा लेता रहा, उसकी वजह से उसकी क्लोनिक कॉन्स्टिपेशन होगी। या अगली एग्जांपल ये है इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी। ये वर्ड हमने, ये जो स्टेटमेंट है इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी, कहाँ से ली? नंडा की लिस्ट में से ली। ये प्रॉब्लम है। रिलेटेड टू, रिलेटेड टू वर्ड यूज किया, और इटियोलॉजी उसकी क्या है? हिप फ्रैक्चर। नॉन कंप्लायंस, ये हमने वर्ड लिया प्रॉब्लम का नंडा की लिस्ट में से, रिलेटेड टू लिखा। डिनाइल ऑफ डिजीज, ये हमने इटियोलॉजी, ये इटियोलॉजी हमने खुद क्रिटिकल थिंकिंग यूज करके बनानी है, उसके डाटा में से कलेक्ट करके। अगर आप ये देखें, ये हमारी चार पांच नर्सिंग डायग्नोसिस बनी हुई है, पेपर में भी ऐसे ही आती हैं। आपको आ सकती हैं कि 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए फ्रैक्चर की। ठीक है, तो आपको ये आनी चाहिए, ये आप लोगों ने याद भी करनी है और इसको समझना भी है। जैसे कंसिडर अ पेशेंट हैविंग फ्रैक्चर एंड फार्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस, एटलीस्ट 5 नर्सिंग डायग्नोसिस, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आता है। और जब पेपर होता है तो उसमें पहले लिखने के लिए भी वाइवे में क्वेश्चन आता है, तो वाइवे में भी ये आपसे ऐसे ही लिखवाई जा सकती हैं। तो आप टू पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस या वन पार्ट या थ्री पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकती हैं। अब हम देखते हैं ये कितने पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई हुई है। जैसे एक्यूट पेन है, ये हमारी प्रॉब्लम है। रिलेटेड टू वर्ड यूज किया हमने, स्वेलिंग, एडिमा एंड फ्रैक्चर। तो ये आपको पता है ये टू पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बनी हुई है, पहले प्रॉब्लम और फिर इटियोलॉजी, और दरमियान में रिलेटेड टू। इम्पेयर स्किन इंटेग्रिटी, ये वर्ड यूज कर लिया प्रॉब्लम का, रिलेटेड टू और टू ब्रूजिंग, यानी ये टू पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है। इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी, प्रॉब्लम आ गई, और फिर रिलेटेड टू वो वर्ड यूज कर लिया, और उसके बाद एटियोलॉजी, पेन एंड फ्रैक्चर। ये सारी टू पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बनी लग रही। रिस्क फॉर पेरिफेरल न्यूरोवास्कुलर फंक्शन, ये हमारा रिस्क फॉर पेरिफेरल न्यूरोवास्कुलर फंक्शन, ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम का लिस्ट नंडा की लिस्ट से लिया गया। रिलेटेड टू आगे नर्व डैमेज। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिलेटेड टू पुअर हाइजीन। रिस्क फॉर लो स्टीम, रिलेटेड टू डिपेंडेंसी अपॉन अदर्स। रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन, रिलेटेड टू डिक्रीज इन मोबिलिटी। डेफिसिट नॉलेज, रिलेटेड टू ट्रीटमेंट रिजीम। ये सारी की सारी जो नर्सिंग डायग्नोसिस हैं, ये टू पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बनी हुई है रिलेटेड टू के साथ। ठीक है, इसके बाद जो है वन पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। वन पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस नाम से पता है हमें वन पार्ट, और वन पार्ट इसका कौन सा होता है? जो उसकी प्रॉब्लम होती है। सम डायग्नोसिस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पार्ट, जैसे वेलनेस डायग्नोसिस और सिंड्रोम डायग्नोसिस। अगर आपसे कोई वाइवे में पूछे या आपसे पेपर में आ जाए तो वन पार्ट डायग्नोसिस कौन सी जो डायग्नोसिस बनती हैं, वो वेलनेस डायग्नोसिस और सिंड्रोम डायग्नोसिस जो है वो बनती हैं, और इनके वर्ड जो है वो नंडा के डायग्नोस्टिक लेबल से लेते हैं। एट द डायग्नोस्टिक लेबल आर रिफाइंड, दे टेंड टू बिकम मोर स्पेसिफिक, सो दैट नर्सिंग इंटरवेंशन कैन बी derived from the label itself. For example, adding an etiology to the label rape trauma syndrome. For example, ये एक
syndrome nursing diagnosis है rape trauma syndrome, does not make any label but any more descriptive or useful. Currently नंडा list include health seeking behavior, anticipatory grieving, ये नंडा की लिस्ट में से ये वाले यूज हो रहे हैं वर्ड. Some diagnoses consist of only one. Okay, ये आपकी असाइनमेंट है. फार्मुलेट एटलीस्ट 5 नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द फॉलोइंग पेशेंट्स: 10-year-old पेशेंट विद डायरिया, 60-year-old पेशेंट विद कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर एंड 25-year-old पेशेंट विद बर्न. ये आपकी असाइनमेंट है और ये आपका आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. उम्मीद है आप लोगों ने नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी सीख ली होंगी और आपको बहुत अच्छी आ गई होंगी. चले, ओके, गुड लक. और अपनी ये असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने सबमिट करवानी. ओके, अल्लाह हाफिज.